तो टॉपर आवर सिविल एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम करंट अफेयर सेशन को 12 तारीख के देखेंगे। सर्वप्रथम दोस्तों मैं सब लोग को बताना चाहता हूं कि CAA दिसंबर में इसको अधिसूचित कर दिया गया था, मतलब इसका अधिनियम बन गया था। राष्ट्रपति ने इसमें आपका हस्ताक्षर कर दिया था और 11 मार्च को आधिकारिक सूचना जो है सरकार द्वारा जो है जारी कर दी गई है। तो इसके ऊपर भी जो है हमारा सेशन बहुत जल्दी आएगा जो आप देखेंगे और उसके बारे में जानकारी भी आप इकट्ठा कर पाएंगे। चलिए सेशन को शुरू करते हैं वक्त नजार करते हुए। पार्थेनोजेनेसिस। वैज्ञानिकों ने पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन करने हेतु एक फ्लड फ्लाई को अनुवांशिक रूप से संशोधित किया है। अच्छा, पार्थेनोजेनेसिस क्या कहलाता है? ये अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया है जिसमें एक मादा अपने अंडाणु को शुक्राणु के साथ निषेचित किए बिना भ्रूण विकसित कर सकती है। प्राकृतिक पार्थोजेनेसिस के दो रूप आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। ऑटोमिक्सिस, यह रूप ज्यादातर शार्क में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है? शार्क जो आपकी मछली होती है। इसके तहत माता का डीएनए थोड़ा बदल जाता है ताकि ऐसी संतान पैदा हो सके जो लगभग माता के क्लोन जैसी हो, परंतु एकदम माता के समान नहीं होती है ना। फिर है आपका एपोमिक्सिस। यह एक प्रकार का अनुवांशिक कॉपी एंड पेस्ट रूप है। इसके तहत पैदा हुई संतान अनुवांशिक रूप से मूल प्रजाति का सटीक क्लोन होती है, मतलब हूबहू। पादपों में इस प्रकार के पार्थोजेनेसिस अधिक देखे जाते हैं। गोल्डन लंगूर के बारे में नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लगभग 7,396 गोल्डन लंगूर हैं। संरक्षण स्थिति। IUCN ने लाल सूची में इंडेंजर्ड स्पीसीज में इसको शामिल किया हुआ है और साइट्स ने प्रतिष्ठित फर्स्ट में इसे स्थान दिया हुआ है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची फर्स्ट में इसे स्थान प्राप्त है और वहां से ये संरक्षित स्थिति को प्राप्त भी करते हैं। विशेषताओं पर बात करते हैं। ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी के एक बड़े समूह से संबंधित है। इन बंदरों को कोलोबाइन्स कहा जाता है। कोलोबाइन्स पत्ती खाने वाले प्राइमेट होते हैं जिनका जुगाली करने वाले जानवरों के समान बहुकोष्ठीय पेट होता है। ओल्ड वर्ल्ड मंकी विशेष रूप से एशिया व अफ्रीका की बंदर प्रजातियों के लिए प्रयुक्त पद है। किसके लिए पद है? आपके एशिया और अफ्रीका की बंदर प्रजातियों के लिए प्रयुक्त पद है। न्यू वर्ल्ड मंकी विशेष रूप से अमेरिका महाद्वीप की बंदर प्रजातियों के लिए प्रयोग किया जाता है ना। गोल्डन लंगूर की फर का रंग मौसम के अनुसार बदलता रहता है। गर्मियों में यह क्रीम रंग का और सर्दियों में गहरे सुनहरे रंग का हो जाता है। वे प्रकृति में दिनचर्या दिन में सक्रिय और वृक्षों पर रहते हैं। ये 3 से 15 सदस्यों के झुंड में ही रहते हैं। पर्यावास यह असम, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी और भूटान में उपोष्ण कटिबंधीय एवं समशीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वनों का स्थानिक जीव है। आगे बढ़ते हैं। मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग राउटर MPLS भारत का सबसे तेज और स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग राउटर बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। इसे हम MPLS के नाम से जानते हैं। इसे दूरसंचार विभाग और सी डॉट के सहयोग से बेंगलुरु के नेवेटी सिस्टम ने विकसित किया है। इस राउटर की क्षमता 2.4 टेराबिट प्रति सेकंड है। यह भारत के पहले स्वदेशी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नेवेटी NIOS पर चलता है। MPLS एक दूरसंचार राउटिंग तकनीक है। यह तकनीक नोड्स के बीच डेटा को गाइड करने के लिए नेटवर्क एड्रेस की बजाय लेबल्स का उपयोग करती है। इसका मुख्य कार्य पूर्व निर्धारित नेटवर्क पथों पर पैकेट्स भेजकर नेटवर्क कनेक्शन को गति प्रदान करना है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की जैव विविधता पर संधि बायोडायवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशन ज्यूरिसडिक्शन BBNJ ट्रीटी। BBNJ पर ब्लू लीडर्स हाई लेवल इवेंट ने राष्ट्रों से BBNJ संधि की अभिपुष्टि करने का आग्रह किया है। यह संधि कम से कम 60 देशों द्वारा अभिपुष्टि के बाद लागू होगी। अब तक 88 हस्ताक्षरकर्ताओं में से केवल 2 ने ही इसकी अभिपुष्टि की है। भारत ने अभी इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। वर्तमान रूप से BBNJ या खुले समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र संधि को 2023 में अपनाया गया था। यह संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी है। इस संधि को संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय के फ्रेमवर्क के तहत अपनाया गया है। राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैविक विविधता के संरक्षण और उनके संधारणीय उपयोग से संबंधित है। यह खुले समुद्र में बड़े पैमाने पर समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, समुद्री आनुवंशिक संसाधनों से लाभ साझा करने और
समुद्री क्षेत्र से संबंधित प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए एक प्रक्रिया स्थापित करती है। आगे बढ़ते हैं। सेला टनल। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेला टनल का उद्घाटन किया है। टनल का निर्माण सीमा सड़क संगठन ने किया है। यह टनल अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के तवांग को तेजपुर असम से जोड़ने वाली सड़क पर निर्मित है। इसके निर्माण में न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड NATM का इस्तेमाल किया गया है। NATM फैलाए गए कंक्रीट और अन्य सपोर्ट की मदद से टनल परिधि को स्थिर करने की एक सहायक विधि है। इसके अलावा NATM विधि टनल की स्थिरता को नियंत्रित करने के लिए नियमित निगरानी का उपयोग करती है। यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल लगभग 1.5 किलोमीटर है। यह 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। यह टनल हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। आगे बढ़ते हैं। सबरूम लैंड पोर्ट। प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबरूम लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया है। सबरूम लैंड पोर्ट के बारे में जानकारी देखते हैं यहाँ पर। यह फेनी नदी पर बने मैत्री पुल के माध्यम से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। यह भारत और बांग्लादेश के बीच यात्रियों और कार्गो की आवाजाही को सुविधाजनक बनाएगा। लैंड पोर्ट भूमि बंदरगाह जिसे हम कहते हैं, ये राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ में राज्य राजमार्गों आदि के हिस्सों सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित क्षेत्र है। इन्हें लैंड कस्टम स्टेशन या इमिग्रेशन चेक पोस्ट के रूप में अधिसूचित किया गया है। ये सीमाओं के पार यात्रियों और सामानों की आवाजाही एवं परिवहन को सुगम बनाते हैं। वर्तमान में भारत में सबरूम लैंड पोर्ट को छोड़कर 11 लैंड पोर्ट परिचालनरत है। आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं गोलसम कोरा महोत्सव के बारे में। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में गोलसम कोरा महोत्सव मनाया गया है। यह एक वार्षिक महोत्सव है। इसे गोलसम चार्टेन पर आयोजित किया जाता है। गोलसम चार्टेन 93 फीट ऊंचा स्तूप है। इस स्तूप का निर्माण एक स्थानीय बौद्ध भिक्षु लामा प्रधान ने 13वीं सदी ईस्वी में करवाया था। इस वर्ष के महोत्सव की थीम थी जीरो वेस्ट फेस्टिवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसकी थीम है। ये महोत्सव स्थानीय समुदाय जेमिथांग द्वारा सिविल प्राधिकरणों के सहयोग से आयोजित किया जाता है। जेमिथांग घाटी का ऐतिहासिक महत्व है। उल्लेखनीय है कि 1959 में 14वें दलाई लामा ने तिब्बत से निर्वासन के बाद यहाँ पर शरण ली थी। श्रद्धालु जिनमें भूटानी लोग भी शामिल हैं, इस महोत्सव के दौरान तवांग आते हैं। वे चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के अंतिम दिन पुण्य अवसर का पालन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सी डिफेंडर्स 2024 के बारे में। भारतीय तट रक्षक ICG बल और यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड USCG के बीच एक समुद्री सुरक्षा अभ्यास है। ये हाल ही में इसका पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में समापन हुआ है। सी डिफेंडर 2024। अब बात करते हैं। स्वीडन आधिकारिक तौर पर नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा ये, क्योंकि हर एग्जाम में और कहीं ना कहीं जो है आप देखेंगे मेंस में भी जो है ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, और इसलिए इसको आप अच्छी तरह तैयार करिए हमारे साथ। तो 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को देखते हुए फिनलैंड के साथ स्वीडन ने भी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की सदस्यता के लिए आवेदन किया था। 2023 में फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना था। अब स्वीडन के नाटो में शामिल होने के बाद नॉर्डिक क्षेत्र के सभी देश इस समूह में शामिल हो चुके हैं। नाटो के विस्तार का जो महत्व है उस पर बात करते हैं। इससे इस समूह की रक्षा क्षमताएं और अधिक बढ़ गई हैं। बाल्टिक सागर क्षेत्र में इस समूह का सामरिक प्रभाव बढ़ जाता है और इसके सदस्यों को मजबूत रक्षा उद्योग का सहयोग मिल जाता है, क्योंकि स्वीडन के पास विश्व स्तरीय रक्षा उद्योग है। अब नाटो के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं यहाँ पर हम। यह एक ट्रांस अटलांटिक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना उत्तरी अटलांटिक संधि 1949 द्वारा हुई है। इसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम। इसके उद्देश्य तत्कालीन सोवियत संघ के विस्तारवाद नीति को रोकना, यूरोप में राष्ट्रवादी सैन्यवाद को फिर से उभरने से रोकना
और यूरोप का राजनीतिक एकीकरण करना इसके मुख्य उद्देश्य रहे हैं। नाटो की महत्वपूर्ण नीतियां। अनुच्छेद 5 में इसके यह सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत का प्रावधान करता है। कैसा सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत? इसमें उपबंध किया गया है कि नाटो के किसी एक सदस्य देश के सभी सदस्य देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा। अनुच्छेद 10 नाटो की सदस्यता ऐसे किसी भी यूरोपीय देश के लिए खुली है जो इसकी स्थापना संधि के सिद्धांतों को आगे बढ़ाएंगे, साथ ही उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा में योगदान भी देंगे। इसके 12 संस्थापक सदस्य देश हैं: बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। 1949 के बाद से नाटो का 10 बार विस्तार हो चुका है। इस विस्तार से इसके सदस्यों की कुल संख्या 12 से बढ़कर 32 हो गई है। नाटो का सदस्य बनने के इच्छुक अन्य देश हैं बोस्निया व हर्जेगोविना, जॉर्जिया तथा यूक्रेन। आगे बढ़ते हैं। भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल ने अफगान अधिकारियों के साथ वार्ता की है। अफगानिस्तान के दौरे पर गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अफगानिस्तान के लोगों को भारत की ओर से दी जाने वाली मानवीय सहायता और अफगान व्यापारियों द्वारा चाबहार बंदरगाह ईरान के उपयोग के मुद्दे पर चर्चा की है। अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के बाद से भारत अफगान संबंध कैसे रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। काबुल में तकनीकी मिशन इसे जून 2022 में भारत की मानवीय सहायता के प्रयासों को आगे बढ़ाने और इन प्रयासों में समन्वय स्थापित करने के लिए खोला गया था। शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने अफगान छात्रों के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR छात्रवृत्ति योजना जारी रखी है। व्यापार एवं वाणिज्य यह चाबहार बंदरगाह सहित सभी मार्गों से निरंतर जारी है। भारत अफगानिस्तान संबंधों के समक्ष मुख्य चुनौतियां। पहला तो हमारा वैचारिक मतभेद देखने को यहाँ पर मिलता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दोनों की विचारधारा में बहुत अंतर है। हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है और वहाँ पर जो है चरमपंथी धार्मिक विचारधारा वाला जो है देश है आपका तालिबान। फिर आप देखते हैं मानवीय चिंताएं भी यहाँ पर हैं। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सबको उपलब्ध करवाने के लिए भी यहाँ पर कई चुनौतियां आपको देखने को मिल जाएंगी। सीमित द्विपक्षीय संबंध। हाल ही में दिल्ली में अफगान दूतावास को बंद कर दिया गया था। इसके अलावा अफगान छात्रों को वीजा देने से इनकार करने की वजह से संबंधों में तनाव भी बढ़ गया था। क्षेत्रीय भू राजनीति। पाकिस्तान अफगानिस्तान के किसी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किए बिना वहां अपना सामरिक प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। भारत के लिए यह चिंताजनक स्थिति है। आगे की राह पर बात करते हैं। व्यवहारिक कूटनीति अपनाने की जरूरत है। तालिबान से द्विपक्षीय वार्ता करने के साथ साथ सार्क, शंघाई सहयोग संगठन जैसे क्षेत्रीय मंचों पर भी उसके साथ चर्चा बढ़ानी चाहिए। इससे भारत अपनी सुरक्षा और सामरिक हितों की रक्षा कर सकता है। दोनों देशों के लोगों का आपसी संपर्क। भारत को अफगान छात्रों के लिए छात्रवृत्ति समेत अन्य सुविधाएं देना जारी रखना चाहिए। साथ ही अफगान लोगों में भारत के प्रति मजबूत सद्भावना का लाभ भी उठाना चाहिए। अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता का भारत के लिए महत्व। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। अफगानिस्तान को भारत के लिए मध्य एशियाई क्षेत्र का प्रवेश द्वार माना जाता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे इसका अगला महत्व है ऊर्जा और संसाधन के लिए। अफगानिस्तान में स्थिरता रहने से तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत मने तापी पाइपलाइन परियोजना को आगे बढ़ाया जा सकता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इसका काफी महत्व है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी समूहों से निपटने के लिए अफगानिस्तान में शांति बहाली बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस समझौते में 14 अध्याय शामिल है। यह समझौता वस्तुओं से संबंधित बाजार पहुंच, उत्पत्ति के नियम, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय, निवेश प्रोत्साहन, बौद्धिक संपदा अधिकार IPR आदि पर केंद्रित है। टेपा के मुख्य बिंदुओं पर हम नजर डालते हैं। टेपा से हमारा मतलब है व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते में। EFTA निवेश को बढ़ावा देने के प्रति प्रतिबद्ध है। इसके तहत अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें विदेशी पोर्टफोलियो निवेश शामिल नहीं है। अब तक के सभी मुक्त व्यापार समझौते
में पहली बार इस समझौते में लक्ष्य आधारित निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार के सृजन के बारे में कानूनी प्रतिबद्धता जताई गई है। ईएफटीए के बाजारों में भारत के 100% गैर कृषि उत्पादों को प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों पर प्रशुल्क में रियायत भी दी जाएगी। टेपा में बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित प्रतिबद्धताएं बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू के स्तर के समान है। इसी प्रकार से आप इसका कुछ महत्व भी देख लीजिए, है ना, महत्व भी इम्पोर्टेंट है। तो व्यापार प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, दक्षता, सरलीकरण, सामंजस्य और निरंतरता को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय निर्यातकों को विशेष इनपुट प्राप्त करने में आसानी होगी। साथ ही व्यापार और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने में मदद मिलेगी। विनिर्माण, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन मिलेगा। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ईएफटीए के बारे में, यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना और इसे मजबूत करना है। इसके वर्तमान सदस्य हैं आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। ये देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। इसे स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा 1960 में स्थापित किया गया था। तब इसके 7 संस्थापक सदस्य देश थे, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। चलिए और आगे अपन देखते हैं सेशन में। IRDAI पॉलिसी धारकों के हितों और बीमा धारकों के संबंध मामलों का संरक्षण विनियम 2024 का मसौदा जारी कर दिया गया है। तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे हम IRDAI के नाम से जानते हैं, ने बीमा अधिनियम 1938 और IRDA अधिनियम 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये विनियम तैयार किया है। इस पर हम एक नजर डाल लेते हैं। इस विधान के जरिए 8 अलग अलग विनियमों को एक एकीकृत और व्यापार फ्रेमवर्क के अंतर्गत लाया जाएगा। उद्देश्य पॉलिसी धारकों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करना, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि बीमा धारक या बीमाकर्ता एवं वितरण केंद्र पॉलिसी धारकों के प्रति निर्धारित अपने दायित्वों को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रमुख उपाय भी दिए गए हैं। फ्री लुक पीरियड, पॉलिसी संबंधी दस्तावेज प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन की होगी। जीवन बीमा के लिए प्रस्ताव स्तर पर नॉमिनी की जानकारी एकत्र करना अनिवार्य है। डेटा प्राइवेसी की सुरक्षा संबंधी उपायों के साथ बीमा पॉलिसीज को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पेश किया जाना जरूरी माना गया है। बीमाकर्ता गलत बिक्री और अनुचित व्यापारिक पद्धतियों पर रोक लगाने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक बीमाकर्ता के हर कार्यालय में शिकायतों के पंजीकरण और निपटान के लिए एक प्रणाली होनी चाहिए। पॉलिसी धारकों के दृष्टिकोण से बीमा क्षेत्र के समक्ष मुख्य चुनौतियां, बीमा पैठ केवल 4.2% है ना, वही बीमा घनत्व मात्र $91 है। बीमा क्लेम का निपटान करने में काफी देरी होती है। बीमा प्रीमियम काफी अधिक है और 18% जीएसटी लगाने के बाद प्रीमियम राशि और अधिक हो जाती है। ये सभी हमारे लिए चुनौतियां कहीं न कहीं इकट्ठा कर रही हैं। अच्छा, लोगों में जागरूकता का अभाव भी है और कवरेज की जानकारी के अभाव में उत्पादों की गलत बिक्री भी कर दी जाती है। मैंने अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कोई खास आपके लिए यहाँ पर बीमा पॉलिसी बनाई गई है तो वो उसे न बेचकर कुछ और उनको बेच दिया जाता है और उन्हें पता भी नहीं चल पाता है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यह एक वैधानिक निकाय है। इसका गठन IRDA अधिनियम 1999 के तहत किया गया है। लक्ष्य भारत में बीमा क्षेत्र का समग्र पर्यवेक्षण और विकास करना। उद्देश्य पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, वास्तविक क्लेम का शीघ्र निपटान करना। IRDAI 2047 तक सभी के लिए बीमा के अपने विजन को पूरा करने के लिए बीमा सुगम, बीमा वाहक और बीमा विस्तार जैसे कदम उठा रही है। आगे बात करते हैं लचित बोरफुकन के बारे में, जो 1622 से 1672 तक थे। प्रधानमंत्री ने असम के अहोम साम्राज्य की शाही सेना के प्रसिद्ध सेनापति लचित बोरफुकन की 125 फुट की ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है। इनका जन्म असम के चराईदेव जिले में हुआ था। उन्होंने असम के जनजातीय लोगों को एकजुट किया था। उन्होंने सरायघाट की लड़ाई 1671 में मुगल सेना को हराया था। संवाद
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए 1999 से सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल प्रदान करती है। असम में हर साल 24 नवंबर को लचित दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने 2022 में लचित बोरफुकन असम हीरो हु हाल्टेड द मुगल्स नामक पुस्तक का विमोचन किया था। ये देशभक्त थे, प्रेरणादायक नेतृत्व भी इन्होंने प्रदान किया, साहसी थे, निडरता इनके अंदर देखी जा सकती है, ये प्रमुख इनके मूल्य रहे हैं। इस प्रकार से हमारा टॉपर अवर सिविल एकेडमी का करंट अफेयर जो है हमारा आज समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लग रहा है इसे हमें जरूर कमेंट के माध्यम से आप हमें बताइए। धन्यवाद साथियों।